अब गाइस देखो होता क्या है ना, एक वर्ड का मीनिंग पता होना और उस वर्ड को बहुत एक्टिवली इंग्लिश कॉन्वर्जेशंस में यूज़ कर पाना, ये तो बहुत अलग चीज़ें हैं। जैसे शायद हम सभी को एबिलिटी वर्ड का मीनिंग तो 100% पता होगा, राइट? इसका मतलब होता है क्षमता। पर you might not have imagined, guys, that the simple plain word could be used in multiple ways to enhance the beauty of your conversational skills. मतलब क्या है, हम बस आपको इतना रहे हैं, 1000 शब्द ना याद करो, 100 शब्दों को इस तरह याद कर लो कि वो आपको 10,000 सेंटेंसेस बहुत कॉन्फिडेंटली फ्रेम करने में और बोलने में हेल्प करें। तो हम आज की वीडियो में लगभग 23 वर्ड सीखेंगे और उन 23 वर्ड से हम अराउंड 101 सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। उसी नोट पर मेरा नाम है विद्युषी। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन ओशन इंग्लिश अकेडमी। टू जॉइन आवर पेड कोर्सेज यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन दिस नंबर। हम लोग रेजिडेंशियल प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आप गुड़गांव आकर मेरे साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। फ्री में इंग्लिश सीखनी है तो जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल गेट यू कवर्ड। चलिए शुरू करते हैं। डिफ़िकल्ट लगे अगर सेंटेंसेस या माइंड बीटी देने की कोशिश करे, बोरिंग लग रहा है, अरे एक वीडियो देखकर क्या हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा है, डू नॉट गिव अप। 100 सेंटेंसेस, स्टिक अराउंड and I promise it will boost your conversational skills by minimum 15%। ठीक है, तो मोटिवेटेड रहना मेरे साथ। तो ये जैसे पहला सेंटेंस कह रहा है कि मेरे को आपकी काबिलियत पर कोई भी शक नहीं है। आई हैव नो डाउट्स एज टू योर एबिलिटी। एज टू मतलब आपकी क्षमताओं के रिलेशन में मेरे को आपसे कोई भी डाउट नहीं है। तो आई हैव नो डाउट्स एज टू योर एबिलिटी। नाउ इट्स योर टर्न, प्लीज ट्राई टू स्पीक द सेंटेंस। Perfect. Next sentence, you should not evaluate his ability without seeing his work. Evaluate का मतलब होता है assess करना, analyze करना। तो वो कह रहा है कि आपको उसकी क्षमताओं को उसका काम देखे बिना जज नहीं करना चाहिए। You should not evaluate his ability without seeing his work. जब आप इस तरह के लॉन्ग सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो नेचुरली आपका ब्रेन ट्रेन होता है लॉन्ग सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए भी। अब आपकी टर्न है, आप बोलने की कोशिश करें। अमेजिंग, डिड यू स्पीक इट लाइक यू शुड नॉट इवैल्यूएट हिज एबिलिटी विदाउट सीइंग हिज वर्क। जब आप इस वीडियो को सेकंड या थर्ड टाइम देखेंगे या सुनेंगे तो आपकी रेट ऑफ स्पीच भी थोड़ी सी फास्ट होगी। जैसे अगर आप अभी थोड़ा स्लो रीड कर रहे हैं, थोड़ा स्लो इंग्लिश बोलते हैं, तो जब आप बार बार रीडिंग की प्रैक्टिस इस तरह करेंगे तो आपकी रेट ऑफ स्पीच इंग्लिश बोलते टाइम बैलेंस होने लगेगी। थर्ड सेंटेंस, ही इज़ अ मैन ऑफ मैनी इनबॉर्न एबिलिटीज़। इनबॉर्न मतलब बाय बर्थ, बचपन से यार वो बहुत ज़्यादा गुणी है। ही इज़ अ मैन ऑफ मैनी इनबॉर्न एबिलिटीज़। अब आप इस सेंटेंस को बनाएं कि मेरा जो कज़न है वो बचपन से ही बहुत गुणी है। लेट्स सी इफ़ यू कुड ट्रांसलेट द सेंटेंस। आई कैन हेल्प यू। जब भी आपको रिटन इंग्लिश में कहीं भी कॉमा देखने के लिए मिलेगा, इसका मतलब आपको उसको बोलते टाइम थोड़ा सा स्वीट पॉज लेना है। आई कैन हेल्प यू बट विद इन द लिमिट्स ऑफ माई एबिलिटी। मतलब जितने मेरे गुण हैं, जो मेरी क्षमता है, उसकी लिमिट में मैं आपकी 100% हेल्प कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, पर विद इन द लिमिट्स ऑफ माई एबिलिटी। नाउ लेट्स ट्राई टू स्पीक दिस सेंटेंस टुगेदर। आई कैन हेल्प यू बट within the limits of my ability. Open your mouth wide enough. Let the right sounds come out of your mouth, guys. Okay, last sentence. ये नौकरी, ये काम उसके बस का ही नहीं है। This job is बस का नहीं है, beyond his ability. उसकी abilities यहाँ हैं और ये उसके परे है। This job is beyond his ability. Perfect. नेक्स्ट स्लाइड, न्यू वर्ड एब्यूज़, जिसका मतलब होता है गाली। अगर आप इसे एज अ नाउन देखेंगे, एज अ वर्ब देखेंगे तो इसका एक और मीनिंग निकल कर आता है कि आप किसी चीज़ को गलत पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ का मिस यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस, यू एब्यूज्ड माई ट्रस्ट। आपने मेरे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया। नाउ इट्स योर टर्न, प्लीज़ स्पीक आउट दिस सेंटेंस। लवली। आई एम श्योर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ येस और नो लिखकर। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लीज़ येस लिखो, इससे और भी बहुत सारे लोग आपको देखकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे।
यू आर एब्यूजिंग योर अथॉरिटी, आप अपनी पावर्स का, जो आपको अथॉरिटी दी गई है, उसका मिस यूज़ कर रहे हैं. आई एम सॉरी टू टेल यू बट you are misusing your authority, you are abusing your authority. Now speak it after me. You are abusing your authority. Next sentence. If you abuse your body now, अगर आप अपनी बॉडी को अभी misuse करोगे, इसको अच्छे से डाइट नहीं दोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, you will pay the price when you are old. Now let's speak it together. If you abuse your body now, you will pay the price when you are old. And that's very true. थर्ड वर्ड एक्यूज, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना. पहला सेंटेंस, मैंने किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया. आई डिडंट एक्यूज एनीवन. परफेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप, आर यू एक्यूजिंग, क्या आप किसी चीज़ के लिए मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं. आर यू एक्यूजिंग मी ऑफ समथिंग, क्या किसी चीज़ का इल्ज़ाम आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं. आर यू accusing me, please complete the sentence. Are you accusing me of something? Lovely. I'm not accusing you of anything. मैं आपको किसी भी चीज़ के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आपके ऊपर मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ. होता है ना, कभी कभी हम खुद को डिफेंड करने के लिए ऐसे दूसरे को बोल देते हैं, अरे यार मैं आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ. आई एम नॉट accusing you of anything. Now you speak the sentence in a same tone. I am not accusing you of anything. Excuse me, I'm not accusing you of anything. जब आप इंग्लिश बोलें तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आपकी वॉइस टोन से मैच करने चाहिए ताकि आपका सेंटेंस रियल लगे. 12th सेंटेंस, ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एक्यूज हर ऑफ बीइंग अनफेथफुल. उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई अपनी जो उनकी वाइफ थी या गर्लफ्रेंड थी, उनको इल्ज़ाम लगाने के लिए कि वो अनफेथफुल थी उनसे. तो ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एक्यूज हर ऑफ, किस चीज़ के लिए इल्ज़ाम लगाया, ऑफ बीइंग अनफेथफुल. अनफेथफुल मतलब फेथफुल ना होना. कंप्लीट सेंटेंस, लेट्स स्पीक इट टुगेदर. ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एक्यूज हर ऑफ बीइंग अनफेथफुल. ही वॉज एक्यूज्ड फॉल्सली. लवली सेंटेंस, मतलब उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया. ही वॉज एक्यूज्ड फॉल्सली. लेट्स स्पीक द सेंटेंस टुगेदर दिस टाइम. ही वॉज एक्यूज्ड falsely. He was accused falsely. Fourth word is alternative. The right pronunciation is alternative. Alternative. और इसका मतलब होता है विकल्प, मतलब दूसरा कोई ऑप्शन. I had no alternative. मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था. What's the alternative? अब और क्या किया जा सकता है अगर ये काम नहीं करेंगे. What's the alternative? Could you suggest me an alternative date? क्या आप मेरे को इस तारीख के अलावा कोई और तारीख दे सकते हैं. इस बार साथ में बोलते हैं. Could you suggest an alternative date? Speak it after me. Could you suggest an alternative date? Perfect. Last sentence इस word का bear in mind मतलब दिमाग में बिठा लो. Under such circumstances, इन हालातों में, we have no alternative to this problem. हमारे पास इस प्रॉब्लम का कोई और सॉल्यूशन नहीं है, हमें यही सॉल्यूशन फॉलो करना पड़ेगा. bear in mind under such circumstances. पहला फ्रेज bear in mind, दिमाग में बिठा लो. सेकेंड फ्रेज इन हालातों में, इसकी इंग्लिश है under such circumstances. We have no alternative to this problem. Now this time let's try to speak out the sentence together. Bear in mind, under such circumstances, we have no alternative to this problem. Now I would like you to speak the sentence again because it's a little complex and it has many beautiful phrases. So just practice it one more time, okay? I shall wait for you for a couple of seconds. Perfect. 18th sentence, नया word altogether. ऑल टुगेदर का यहाँ पर मतलब है पूरी तरह से, completely. जैसे it was an all together different situation, कि यार वो ना सिचुएशन ही अलग थी, बिल्कुल अलग सिचुएशन थी. It was an altogether different situation. I didn't altogether agree with you. Sorry, I don't. मतलब मैं पूरी तरह से आपसे सहमत नहीं हूँ. You might be right, but I do not altogether agree with you. One more time. You might be right, but I don't altogether agree with you. ग्रुप डिस्कशंस में आप जब अपना
नेगेटिव अपना डिसएग्रीमेंट शो करना चाहते हैं, तो डिसएग्रीमेंट का जो आपका ओपिनियन है उसे बताने से पहले आप ये सेंटेंस यूज़ करें। इवन किसी से कोई आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है तब भी आपको हम्बल साउंड करना है, और हम्बल साउंड करने के लिए आप पहले बंदे को कहें, यू माइट बी राइट बट आई डोंट ऑल टुगेदर अग्री विद यू, लेट मी टेल यू वाई। दिस इज़ नॉट ऑल टुगेदर बैड। मैं आपके लिए एक ड्रेस लाई और आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप मुंह बना रहे हो, तो मैं आपको कहूँगी कम ऑन, पूरा का पूरा इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है। इट इज़ नॉट ऑल टुगेदर बैड, दैट इज़ नॉट ऑल टुगेदर फॉल्स। ये बात पूरी की पूरी झूठ नहीं है, मतलब इसमें कुछ सच्चाई भी है। दैट इज़ नॉट ऑल टुगेदर फॉल्स। योर वर्क इज़ नॉट ऑल टुगेदर satisfactory and the full stop is missing. Please mind that. Your work is not altogether satisfactory. अगर आप अपने सबऑर्डिनेट को फीडबैक दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि यार तुम्हारा काम अच्छा तो है पर पूरा का पूरा सेटिस्फैक्शन लेवल को मीट नहीं कर रहा है, अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो योर वर्क इज़ नॉट ऑल टुगेदर सेटिस्फैक्टरी, यू नीड टू इम्प्रूव ऑन योर करंट स्किल सेट। एंशियस मतलब घबराहट होना, है ना, चिंता होना। चिंता मत करो मतलब घबराओ मत। एंजाइटी अटैक्स भी आते हैं ना, लोग पैनिक करने लगते हैं, पसीने आने लगते हैं या बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो आप कह सकते हैं डोंट गेट एंशियस, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, गॉड विल सेट एवरीथिंग राइट, भगवान सब ठीक करेगा। इट्स मेकिंग मी एंशियस, यार मेरे को ना घबराहट हो रही है इस चीज़ से, इट इज़ मेकिंग मी एंशियस। Maybe my friend, he hasn't come home yet and I'm getting anxious now because he's not even taking my calls now. Let's speak out the sentence together. It's making me anxious now. What are you anxious about? किस चीज़ से इतना घबराए हुए हो, इतना डरे हुए हो? अब आप बोलें Perfect. एक बार साथ में बोलते हैं, okay? What are you anxious about? क्वेश्चन वाला टोन होना चाहिए आपका, राइजिंग इंटोनेशन होगा। व्हाट आर यू एंशियस अबाउट? वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो टू बिल्ड योर स्पीकिंग वॉइस। व्हाट आर यू एंशियस अबाउट? आई एम स्टार्टिंग टू गेट एंशियस नाउ। मैं नाउ ऐसे ही ऐड कर दे रही हूँ, प्लीज़ आप समझ जाना, ठीक है, कि आई एम स्टार्टिंग टू गेट एंशियस नाउ, मेरे को अब चिंता होने लग गई है। अभी तक तो ठीक था बट I'm starting to get what? Anxious. I'm starting to get anxious now. Please try to call him again. Please try to call him again. I'm starting to. Please complete the sentence. I'm starting to. Lovely. And the next word is assume. But before we proceed further, guys, I would like to tell you about this amazing technique to improve your English listening skills and speaking skills. और technique का नाम है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब दोहराना। अभी भी आप मेरे साथ इमिटेशन प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, आप जो भी सुन रहे हैं उसको दोहरा रहे हैं। इस प्रोसेस को और एफर्टलेस बनाने के लिए आपको हेल्प कर सकता है कुकू एफएम, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और इस एप्लीकेशन का बेस्ट फीचर है लैंग्वेज लर्नर्स के लिए कि आप ऑडियो बुक्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में सुन सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप कोई भी एक ऑडियो समरी प्ले करें और उसके साथ ही इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। मतलब इससे क्या होगा ना, आप देखोगे कि आपकी जो स्पीकिंग वॉइस है, जो फ्लुएंसी है, वो बहुत ही अच्छे से बिल्ड होने लगी है बिना किसी स्पीकिंग पार्टनर के। आई वुड जस्ट क्विकली लाइक टू गिव यू अ वॉक थ्रू ऑफ हाउ यू आर सपोज टू डू इट। तो हमने यहाँ पर ये प्ले किया। We all know the importance of money in life. Today, everyone is in the race to earn money. You can, adjust the playback speed as well. तो क्या करना है, ऑडियो सुनो, उसके साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। आपको कोई और अपने साथ पार्टनर चाहिए ही नहीं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं टू अवेल 50% डिस्काउंट ऑन देयर ईयरली सब्सक्रिप्शन। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यूज़ करने के बाद अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। एज्यूम मतलब मानना या किसी चीज़ की कल्पना करना। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा क्या आपको लगता है आज मीरा आएगी, तो आपने कहा हाँ मुझे लग रहा है वो आएगी, है ना, मैं मानता हूँ कि वो आएगी। तो आप आई थिंक सो ना कहकर यहाँ पर थिंक वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं एज्यूम वर्ड से। मतलब मैं गेस कर रहा हूँ, आई एज्यूम सो, मेरा मानना है कि वो आएगी, आई एज्यूम सो। आई एज्यूम यू आर इन अ हरी, मतलब मेरे को लग रहा है ऐसा कि आप जल्दी में हैं। आई थिंक ना लगाकर
I assume you are in a hurry. I assume you are in a hurry. I assume we have met before. मैं assume कर रहा हूँ कि शायद हम पहले मिल चुके हैं. I assume you agree with me. I think you agree with me. I assume you agree with me. Perfect. Next slide, and the word is aware. Aware होना किसी चीज़ के बारे में मतलब ज्ञात होना, उस चीज़ के बारे में आपको पता होना. Were you aware that something was wrong? क्या आपको ये बात पता थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है? Were you aware? Did नहीं आएगा, state बताया है कि आपका state कैसा था कि आपको ये बात पता थी. Were you aware that something was wrong? कि कुछ ना कुछ गलत था. एक बार साथ में प्रैक्टिस करते हैं. Were you aware that something was wrong? अब आप ट्रांसलेट करें. मुझे नहीं पता था कि कुछ गड़बड़ थी. आई आ जाएगा और छोटे से टेंसेस में चेंजेस होंगे. Weren't you aware of the risks at the time? At that time आएगा यहाँ पर, ठीक है. तो क्या आपको रिस्क के बारे में नहीं पता था उस समय? So were you not aware of the risk at that time? जैसे अब आपने कहा यार मैंने शेयर मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा खो दिया का. So like weren't you aware of the risk earlier? Weren't you aware of the risk while investing in share market? So weren't you aware of the risks at that time? I wasn't aware of that. मुझे नहीं पता था इस बारे में. I wasn't aware of that. How do you speak this? Was not, wasn't. I wasn't aware of that. उसको इस बारे में नहीं पता था. आप ट्रांसलेट करें. Intelligent people are aware of their potential and use it wisely. जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो उनको पता होता है कि उनका पोटेंशियल क्या है, उनका स्किल सेट क्या है, और वो उसको बहुत ही दिमाग से बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ करते हैं, वाइजली यूज़ करते हैं. साथ में बोल के प्रैक्टिस करते हैं. इंटेलिजेंट पीपल आर अवेयर ऑफ देयर पोटेंशियल एंड यूज़ इट वेल. इंटेलिजेंट पीपल आर अवेयर ऑफ देयर पोटेंशियल एंड यूज़ इट वेल. Ambiguous, lovely word. If something is ambiguous, it means it has more than one interpretation. मतलब एक चीज़ के ना एक से ज़्यादा मीनिंग निकल सकते हैं, तो वो चीज़ ambiguous हो गई. मतलब थोड़ी confusing सी चीज़ है. आपके ऊपर छोड़ दिया कि यार जैसे आपने देखा, आप मूवीज़ देखते हो ना, कई मूवीज़ की हमें एंडिंग समझ नहीं आती है, तो वो बड़ी ambiguous सी एंडिंग होती है कि यार ये हुआ कि ये हुआ. वर्ड का मीनिंग समझ आया? फर्स्ट सेंटेंस, the ending of the movie was totally ambiguous. Confusing ना लगाकर, it was absolutely ambiguous. The question is a little ambiguous. आपसे प्रेजेंटेशन में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको लग रहा है कि यार ये पूछना क्या जा रहा है, यही नहीं समझ आ रहा है ना, कहाँ की बात कहाँ बोल रहा है. सो आप कह सकते हो, आई एम सॉरी टू से बट योर क्वेश्चन इज़ अ लिटिल ambiguous. Could you please elaborate it a bit? Could you please elaborate it a bit? Your question is a little ambiguous. His reply to my question was somewhat ambiguous. Somewhat मतलब कुछ. उसका जो reply था मेरे question का वो clear नहीं था. मतलब वो बात को छुपा कर बोलने की कोशिश कर रहा था, है ना, कि ये confuse हो जाए. और ये बहुत बड़ा skill है, you know, ambiguous होना एक बहुत बड़ा skill है कि आप जब किसी को कोई बात समझाना पाओ तो उनको confuse कर दो. ठीक है. सेंटेंस कह रहा है, साथ में बोलते हैं. His reply to my question. His reply किस चीज़ के लिए? To my question. क्या था? Was somewhat ambiguous. The wording of the agreement is ambiguous. तो आप कोई लीगल अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़ें. अगर अग्रीमेंट के जो वर्ड्स हैं ना वो एम्बिग्यूअस हैं, कंफ्यूजिंग हैं, तो हो सकता है कि आप गलत डील को साइन कर दें. सो आई एम सॉरी बट आई नीड टू चेक दिस विद माई लॉयर बिकॉज आई फाइंड द वर्डिंग ऑफ द अग्रीमेंट. लास्ट सेंटेंस इस वर्ड का, दिस सेंटेंस इज एम्बिग्यूअस इन सेंस. कोई आपसे किसी सेंटेंस का इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी पूछता है और आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप कह सकते हो यू नो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज अ लिटिल एम्बिग्यूअस, या फिर द सेंटेंस इज एम्बिग्यूअस इन सेंस. द सेंटेंस इज एम्बिग्यूअस इन सेंस. 10th वर्ड बहुत ईजी, एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह से. When it comes to using computers, I'm an absolute beginner. अब आप बनाएं कि यार मैं पूरा का पूरा एकदम नया बिगनर, मतलब मैं एकदम बिगनर नहीं हूँ, मुझे थोड़ी बहुत लैंग्वेज तो आती है, तो मैं पूरा का पूरा, मैं कंप्लीट बिगनर नहीं हूँ. आप ट्रांसलेट करें. इतने में आपको ये बोलकर सुनाती हूँ एक बार और सेंटेंस. When it comes to using computers, I'm an absolute
beginner. Stress the word absolute and analyze how I speak it, or maybe you try to speak it with me. When it comes to computers, I'm an absolute beginner. I'm an absolute beginner. 42nd sentence. I knew with absolute certainty that he would say no. मतलब मुझे पूरा पता था कि वो मना ही करेगा. Certainty, certainty, certainty. Lovely. Let's try to speak out the sentence together. I knew with absolute certainty that he would say no. I can offer you 20% discount, but that's my absolute limit. मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे सकता हूँ, पर ये मेरी कंप्लीट लिमिट है, इसके बियॉन्ड नहीं जा पाऊँगा मैं डिस्काउंट्स के लिए. सो आई कैन ऑफर यू 20% डिस्काउंट, बट दैट्स माई एब्सोल्यूट लिमिट. ही इज़ एन एब्सोल्यूट फूल. यार वो पूरा का पूरा पागल है. ही इज़ एन एब्सोल्यूट फूल. मत बोलना ऐसे किसी को, बस पढ़ा दिया है. ओके. बैकबाइट मतलब किसी के पीठ पीछे उसकी बुराइयाँ करना. A lot of backbiting goes on in my office. मेरे ऑफिस में बहुत ज़्यादा मतलब लोग ना चुगलियाँ करते रहते हैं और एक दूसरे की बुराइयाँ करते रहते हैं. A lot of backbiting goes on in my office. Goes on मतलब चलती है. A lot of backbiting goes on in my office. अब आप बताएं, मेरे कॉलेज में बिल्कुल भी backbiting नहीं चलती है. ट्रांसलेट करें. आई एम टायर्ड ऑफ ऑल द backbiting. टायर्ड ऑफ मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ. आप इसको थोड़ा सा और एग्जैजरेट कर सकते हैं और ब्यूटिफाई कर सकते हैं. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ. मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत फेडअप हो चुका हूँ. backbiting and gossips in the office. I'm so sick and tired of the gossips and backbiting in my office. I do not enjoy his company. मुझे उसके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है. Because, please complete the sentence. Because he always backbites others. यहाँ पर backbites आएगा क्योंकि यहाँ पर he है. He always backbites others. Okay, rectified. अब साथ में बोलते हैं. I do not enjoy his company because he always backbites others. थोड़ा मुंह बनाकर बोलना, ठीक है. I do not enjoy his company because he always backbites others. और लोगों की बुराइयां करता रहता है. Okay, I picked up a really good bargain in the market. Bargaining word सुना होगा ना. Bargaining बहुत अच्छी करती हैं मेरी मॉम. मतलब जब negotiate करना होता है, किसी चीज़ का प्राइस कम करना होता है, तो वो इस काम में एक्सपर्ट हैं. So I picked up a really good bargain in the market today. इसका मतलब है कि यार मेरे को ना कोई चीज़ बहुत ही सस्ते में फंस गई है और मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में. I picked up मैंने लिया. I picked up a really good bargain in the market today. मीनिंग ट्रांसलेट मत करना, ठीक है. पिकिंग अप अ गुड बार्गेन मतलब कोई चीज़ बहुत सस्ते में ले लेना. इट्स अ रियल बार्गेन. आप 2000 की ड्रेस 500 रुपये में लेकर आए और मेरे को दिखा रहे हो और बहुत खुश हो, तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगी. वाओ, इट्स अ रियल बार्गेन. इट्स अ रियल बार्गेन. आपने एक अपार्टमेंट लिया है, 1 करोड़ का था, आपने ले लिया 80 लाख में. इट्स अ रियल बार्गेन. दिस ड्रेस इज़ अ गुड बार्गेन एट दिस प्राइस. ड्रेस वाली बात पर वापस आते हैं. मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि यार बहुत अच्छी परचेज़ करी है आपने, बहुत सस्ती और बहुत अच्छी शॉपिंग करी है इस प्राइस पे इस ड्रेस को लेकर. कंप्लीट सेंटेंस साथ में बोलेंगे. दिस ड्रेस इज़ अ रियली गुड बार्गेन एट दिस प्राइस. दिस ड्रेस इज़ अ गुड बार्गेन एट दिस प्राइस. ट्रस्ट मी, दिस ड्रेस इज़ अ ग्रेट बार्गेन एट दिस प्राइस. दिस फोन इज़ अ गुड बार्गेन एट दिस प्राइस. अब आप ट्रांसलेट करें कि अगर आपने ये कंप्यूटर इतने पैसों में लिया है ना, मतलब 40,000 में अगर आपने लैपटॉप लिया है, तो ये बहुत अच्छा लिया, आपने बहुत सस्ता लिया है. प्लीज़ ट्रांसलेट द सेंटेंस इन द कमेंट बॉक्स. लास्ट सेंटेंस. टॉम इज़ गुड एट फाइंडिंग गुड बार्गेन्स. टॉम बहुत ही भाई सही शॉपिंग करता है, वो बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें लेकर आता है. सो टॉम इज़ गुड एट वॉट? टॉम इज़ गुड एट फाइंडिंग गुड बार्गेन्स. Tom is good at finding good bargains. Actually यहाँ पे Tom नहीं, यहाँ होना चाहिए था my mom. My mom is good at finding good bargains. अब आप अपने किसी फ्रेंड को याद करो जो बहुत सस्ते में सामान लेकर आता है, उसका नेम यूज़ करो और फिर सेंटेंस कंप्लीट करो. आप ये सेंटेंस कभी भी नहीं भूलोगे क्योंकि आपने इसे एक मेमोरी से अटैच कर दिया ना. सो माई फ्रेंड इज़ गुड एट फाइंडिंग गुड बार्गेन्स. बिफोर हैंड का मतलब होता है इन एडवांस, मतलब पहले ही. जैसे आई लेट यू नो बिफोर हैंड, मैं आपको पहले ही बता दूंगा. आई विल लेट यू नो बिफोर हैंड. लेट्स गेट थिंग्स
लेट्स गेट थिंग्स रेडी बिफोर हैंड, चीज़ों को पहले ही तैयार रखते हैं, सबके आने से पहले ही चीज़ों को तैयार कर लेते हैं. लेट्स गेट थिंग्स रेडी बिफोर हैंड. ओके, 54th सेंटेंस, हाउ मच ऑफ दिस डिड यू नो बिफोर हैंड. आपको इसमें से कितनी बातें पहले ही पता थी, है ना. हाउ मच ऑफ दिस जो भी हुआ है इसमें से आपको कितनी बातें पहले ही पता थी, साथ में बोलेंगे, ठीक है. हाउ मच ऑफ दिस डिड यू नो बिफोर हैंड. How much of this did you know beforehand? Okay, tell me this. How much of this did you know beforehand? Please tell me this. Beforehand. सही जा रहे हो यार, सही बोल रहे हो, ऐसे ही धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा. 55th sentence. Please let me know the schedule beforehand. मेरे को अपना जो आपका schedule है वो पहले ही बता दो. Please let me know your schedule beforehand. In case I can't come, I'll give you a call beforehand. अगर मैं नहीं आ पाया तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा कॉल करके, है ना. I'll give you a call beforehand. ब्यूटिफुल वर्ड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप बिजनेस इंग्लिश में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो. बहुत ही प्यारा वर्ड है. I'll give you a call in advance ना लेकर beforehand वर्ड यूज़ हुआ है. चलिए एक बार साथ में बोलते हैं. In case I can't come, I'll give you a call beforehand. Yeah, hi Priya. Yeah, don't worry. See, in case I might not be able to come, I'll give you a call beforehand. अब टेंसेज आप मेरे साथ पढ़ चुके हो ना, मॉडल वर्ब्स पढ़ चुके हो, तो उनको एक्सपेरिमेंट यूज़ कर करके इन वर्ड्स के साथ थोड़ा और चेंजेस करके सेंटेंसेस बोला करें. ओके, डोंट पुट ब्लेम ऑन मी. ब्लेम मतलब ब्लेम, राइट, किसी पे इल्ज़ाम लगाना. मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ. डोंट पुट ब्लेम ऑन मी. मैं खुद पर इल्ज़ाम मतलब मैं खुद को दोषी मानता हूँ. I blame myself for whatever happened. I blame myself for whatever happened. जो भी हुआ उसके लिए मैं गुनहगार हूँ. किसको ब्लेम करें यार, आप बोलें who's to blame, किसको ब्लेम करें, who's to blame. I knew I would be blamed. मुझे पता था कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा. I knew, क्योंकि यहाँ पे knew है इसीलिए यहाँ पर would यूज़ हुआ है, will नहीं यूज़ हुआ है. I knew I would be blamed. I knew I would be blamed. No one is blaming you. Come on, stop acting up. Nobody is blaming you. No one is blaming you. Stop acting up. ड्रामे मत करो. No one is blaming you. काम मतलब शांत. मैं शांत रहा, पास्ट की बात है, रिमेन की जगह रिमेन्ड. आई रिमेन्ड काम. अब आप बताएं, मैं काम नहीं रह पाया मतलब कैन की सेकंड फॉर्म कुड यूज़ होगी. मैं शांत नहीं रह पाया. प्लीज़ ट्रांसलेट करें. स्टे काम एंड डू योर बेस्ट. शांत रहो और अपना बेस्ट करो जो कर सकते हो. स्टे काम, कंप्लीट द सेंटेंस. स्टे काम, do your best. Perfect. This is the calm before the storm. ये तूफान आने से पहले की शांति है. This is the calm before the storm. This is the calm before the storm. बहुत प्यारा सेंटेंस है ना. आप इसको अक्सर हिंदी में बोलते हैं, अब से आप इंग्लिश में बोल पाएंगे. He looked calm, but actually he was very nervous. वो शांत दिख रहा था पर वो बहुत नर्वस था. He looked calm, but कंप्लीट करो सेंटेंस बिना स्क्रीन की तरफ देखे हुए, क्योंकि हिंदी आपके पास आ गई ना माइंड में. अब माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज कराओ कि यार क्या सेंटेंस था. ही लुक्ड काम बट ही वॉज वेरी नर्वस. इंग्लिश इंप्रूव करने की एक और छोटी सी टेक्निक ये कहती है गाइस कि अपने जो माइंड में आपके जो थॉट आई है ना, उस थॉट को फील करो कि मुझे बोलना क्या है. आपने मेरे साथ इतने सारे टेंसेस सीखे हैं, इतने सारे सेंटेंसेस सीखे हैं. आप इजीली उस थॉट को इंग्लिश में कन्वे कर पाएंगे अगर आप कोशिश करते रहेंगे. ब्रेन को थोड़ा थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर पुश करते रहेंगे, ठीक है. तो बोलें, ही लुक्ड काम बट एक्चुअली ही वॉज वेरी नर्वस. हाउ डू यू कीप सो काम. आप इतना शांत कैसे रह लेते हैं. आप इतनी शांत मतलब बिना गुस्सा करे हमेशा इतनी प्लेजेंट सी स्माइल के साथ कैसे रह लेते हैं. हाउ डू यू कीप सो काम. 16th वर्ड, कैंडिड. कैंडिड जैसे आप बोलते हो ना, टू बी ऑनेस्ट. मतलब अगर मैं आपसे सच्ची सच्ची बात बताऊँ तो ऑनेस्ट का ये रिप्लेसमेंट है कैंडिड वर्ड, जिसका फ्रेंडली मीनिंग भी होता है और मीनिंग है ट्रूथफुल, मतलब सच्चाई की अगर मैं बात करूँ, है ना, सच बोलूँ. और ये किसी डिसप्लीजिंग सी सिचुएशन में यूज़ होता है, जैसे टू बी कैंडिड विद यू. अगर मैं आपके साथ
सच बताऊं, मैं आपके साथ बिल्कुल ट्रुथफुल रहूं, आई थिंक यू आर मेकिंग अ ड्रेडफुल मिस्टेक। ड्रेडफुल मतलब बहुत बुरी। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे लग रहा है, यहाँ पे हम आई एज्यूम भी कह सकते हैं ना, आई एज्यूम यू आर मेकिंग अ ड्रेडफुल मिस्टेक। Instead of hiding the truth, you and I should have a candid conversation about it. झूठ को छुपाने की जगह आई थिंक हम लोगों को एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन करनी चाहिए कि क्या हुआ और क्यों हुआ. You and I should have what? A candid conversation about it. अब साथ में बोलते हैं. Instead of hiding the truth, you and I should have a candid conversation about it. If I am to be candid, अगर मैं सच सच बोलूँ, अगर मेरे को सच सच बोलना हो, if I am to be candid, I must admit I am very unhappy with this situation. मैं बहुत ज़्यादा unhappy हूँ इन current changes से जो कंपनी में हो रहे हैं. तो अगर आपकी कंपनी में कोई नए रूल्स लग गए ना, CRM पे काम करो, ये सॉफ्टवेयर यूज़ करो, और आपसे आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन पूछी जाए, तो आप कह सकते हैं, सर इफ़ आई एम टू बी कैंडिड, अगर मेरे को सच बोलना पड़ेगा, इफ़ आई एम टू बी कैंडिड, I must admit that I'm unhappy with the situation. I would like your candid opinion. मैं आपकी बिल्कुल साफ सुथरी, नेक और सच्ची opinion जानना चाहता हूँ. So I would like to know your candid opinion. I would like to know your candid opinion about whatever is happening in the company. जो भी कंपनी में हो रहा है, I would like your what? Candid opinion. Next word, capable. Capable मतलब किसी चीज़ के लायक होना. मैं जानता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं. I know what they are capable of. I know what they are capable of. Please notice that I'm not pronouncing it as they are. I'm pronouncing it as they are. They are. I know what they are capable of. He is a capable lawyer. वो बहुत ही skilled, बहुत ही काबिल वकील है. He is a capable lawyer. नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ अ वेरी केपेबल बिजनेसमैन. वो बहुत ही केपेबल, बहुत लायक बिजनेसमैन है. अब आप बनाएं कि मेरी जो कज़न सिस्टर हैं वो बहुत ही लायक ब्यूटिशियन हैं. करें ट्रांसलेट, शी इज़ अ वेरी केपेबल. कंप्लीट द सेंटेंस प्लीज़. 74th सेंटेंस, आई एम परफेक्टली केपेबल ऑफ डूइंग दिस बाय माई सेल्फ. मतलब मैं बिल्कुल इस काबिल हूँ कि इस काम को मैं खुद से अकेले कर पाऊँ. आई एम परफेक्टली केपेबल ऑफ डूइंग दिस बाय माई सेल्फ. बाय माई सेल्फ मतलब खुद से. आई एम परफेक्टली केपेबल ऑफ डूइंग दिस बाय माई सेल्फ. आई डोंट थिंक, आई डोंट एज्यूम, आई डोंट सपोज. अब आपके पास बहुत सारी वैरायटी है वर्ड्स की, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. I don't assume he is capable of that. मुझे नहीं लगता कि वो ये काम करने के लायक है. I don't assume, I don't suppose he is capable of that. 18th word is capacity. Don't say it as capacity, say it as capacity. The room has a sitting capacity of 200. मतलब इस हॉल में 200 लोग आ सकते हैं. रूम तो नहीं होगा, वो हॉल ही होगा. So this room has a sitting capacity of 200. The factory is running at full capacity. मतलब फैक्ट्री में पूरा फुल जोरों शोरों से काम चल रहा है. जितने हम प्रोडक्ट्स बना सकते थे सब बना रहे हैं. The factory is running at full capacity. The hotel is booked to capacity and has no available rooms. मतलब जो रूम है हमारा वो 100% booked है, उसमें अब और ऑक्यूपेंसी नहीं है. तो कंप्लीट सेंटेंस होगा, the hotel, this hotel is booked to capacity. The hotel is booked to its capacity. They don't have occupancy. उनके पास और अब जगह नहीं है कि वो हमें इस यहाँ पर रख सके. So the hotel is booked to its capacity. This skill will increase your earning capacity. अगर आप इंग्लिश सीख लेते हैं तो ये आपकी earning capacity को increase कर देगा. Learning English will increase your earning capacity. Learning English will increase your earning capacity. Last sentence is slide का, I am already working to my capacity. मतलब यार मेरे से जितना हो सकता है ना मैं उतना काम ऑलरेडी कर रहा हूँ, पूरे फुल कैपेसिटी से अपनी काम कर रहा हूँ. तो सेंटेंस है, आई एम ऑलरेडी वर्किंग टू माई कैपेसिटी. केयरलेस मतलब लापरवाह. अगर आपसे कोई गलती में कोई काम हो जाता है ना तो आप उसको कह सकते हैं, ओ आई एम सॉरी, हाउ केयरलेस ऑफ मी. आई एम सॉरी, कितना मतलब मैं कितना बेवकूफ़ हूँ ना, मैंने ये गलती कर दी. सो आई एम सॉरी, हाउ केयरलेस ऑफ मी. इट्स योर ओन फॉल्ट फॉर बीइंग केयरलेस. ये आपकी अपनी गलती है कि आप इतने लापरवाह हुए. फॉर बीइंग केयरलेस, इट्स योर
own fault for being careless. It was careless of me to leave the door open. कभी कभी हम दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं, तो आप उसके लिए इंग्लिश का सेंटेंस बोल सकते हैं कि यार मैं कितना लापरवाह हूँ ना, मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया. इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज सो केयरलेस ऑफ मी टू लीव द डोर ओपन. अब आप बनाएं कि ये आपकी बहुत बड़ी लापरवाही है कि आप अपना बैग कैब में भूल आए. आई नो यू कैन डू इट, राइट. शी हैड बिगन टू ग्रो केयरलेस, मतलब वो बहुत ज़्यादा लापरवाह होने लगी थी. पास्ट परफेक्ट टेंस, हमने हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी है. सो शी हैड बिगन टू ग्रो केयरलेस. 20th वर्ड इज chaotic. अगर कोई चीज़ chaotic है ना, तो वो ऑर्डर में नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सब कुछ फैला हुआ है. तो द ट्रैफिक वॉज chaotic. आई एम सॉरी आई गॉट लेट, एक्चुअली द ट्रैफिक वॉज chaotic. मतलब ट्रैफिक बहुत ही बुरा था, हर जगह गाड़ियाँ ऐसे फैली हुई थी पूरा डिसऑर्डर में. सो आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, एक्चुअली द ट्रैफिक वॉज वॉट, द ट्रैफिक वॉज chaotic. ही इज़ अ chaotic sort of person. मतलब वो बंदा ना बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड सा है, उसकी कोई चीज़ उसकी जगह पर नहीं रहती है. सो ही इज़ अ chaotic sort of a person, always trying to do 20 things at once. हमेशा क्या करने की कोशिश करता है? 20 things at once. एक बार में 20 चीज़ें करने की कोशिश करता है. तो he is a chaotic sort of a person, always trying to do multiple things at once. The chaos in the cafeteria began when one student threw his lunch at another student. मतलब कैफेटेरिया में भगदौड़ कब मची? जब एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट के ऊपर अपना लंच फेंक दिया. साथ में बोलते हैं The chaos in the cafeteria began when one student threw his lunch at another student. Preposition का ध्यान रखें. At, location, at another student. At another student. Last sentence is slide का. The overfilled and chaotic ICU floor had nurses and doctors running from room to room. ICU का कैसा एटमॉस्फेयर था? बहुत chaotic था, बहुत भगदड़ मची हुई थी वहाँ पर. तो the overfilled, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी आप नोट करें. overfilled, the overfilled and chaotic ICU floor क्या था वहाँ पर? had nurses, वहाँ पर nurses थी, एंड डॉक्टर्स रनिंग फ्रॉम रूम टू रूम. एक दूसरे से दूसरे रूम में सब डॉक्टर्स और नर्सेस भाग रहे थे. ओके, कैरेक्टर, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है. देखो आप कहते हो ना कि यार वो ना बहुत अजीब बंदी है, मतलब बहुत मुश्किल है, उसको समझना बहुत मुश्किल है. तो शी हैज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. ही इज़ अ स्ट्रेंज कैरेक्टर. यार वो अजीब ही बंदा है. ही इज़ अ स्ट्रेंज कैरेक्टर. Who is your favorite character in this movie? इस मूवी में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? Who is your favorite character in this movie? Jack is quite a character. यार जैक ना अतरंगी अलग ही बंदा है. So Jack is quite a character. He is quite a character. She is a woman of strong character. मतलब वो बंदी भाई बहुत सही है, बहुत डिग्निफाइड है ना, बहुत रिस्पेक्टफुल है. तो she is a woman of strong character. A person's face tells a great deal about his character. एक बंदे का जो फेस है वो उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहता है. मतलब अगर आप फेस रीड करने लगे हैं, मतलब मैं तो कर सकती हूँ, अगर आप भी फेस रीड करने लगे हैं या एनालाइज करना शुरू करेंगे तो आप किसी के फेस को देखकर उसकी पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं. और फेस रीडिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्ट है. आई थिंक आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. विद टाइम योर स्किल्स विल इम्प्रूव विद इट. लाइक आप बंदे को देख कर उसकी प्रोफाइल बता दोगे, इसने क्या काम किया है, ये क्या काम करेगा और ये कहाँ से आया है. ओके, सो अ पर्सन्स फेस टेल्स अ ग्रेट डील अबाउट हिज कैरेक्टर. चीयरफुल मतलब बहुत खुश है ना, हैप्पी हैप्पी. तो मैंने आपको एक आइडिया बताया और आइडिया सुनकर आप एक्साइटेड ही नहीं हुए, आपको अच्छा ही नहीं लगा मे बी आइडिया. तो मैं अब आपसे पूछ रही हूँ, डिडंट साउंड टू चीयरफुल, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्या, हैप्पी नहीं लगा क्या आइडिया? डिडंट साउंड टू चीयरफुल. What are you so cheerful about this morning? और आज सुबह सुबह किस चीज़ से आप इतना ज़्यादा चहक रहे हो? So what are you so cheerful about this morning? मतलब आज सुबह, यहाँ पर लिखा हुआ है. So what are you so cheerful about this morning? You are so bright and cheerful. आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, इंटेलिजेंट हैं और बहुत खुश मिजाज हैं. So you are so bright and cheerful. He was always cheerful and hardworking. वो बंदा मतलब हमेशा खुश रहता था, खुश मिजाज था काफ़ी और बहुत ज़्यादा मेहनत करता था. लास्ट स्लाइड एंड करेंगे च्यू वर्ड के साथ, जिसका मतलब होता है चबाना. डोंट च्यू विद योर माउथ ओपन, मतलब मुंह खोल कर खाना मत खाओ. डोंट च्यू विद वॉट? विद योर माउथ ओपन.
ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, मतलब उसने इतना ज़्यादा खा लिया जिसको वो चबा भी नहीं पा रहा था। इसके लिए एक बहुत सुंदर मुहावरा भी है, डू नॉट बाइट मोर देन यू कुड च्यू, मतलब इतना ज़्यादा काम मत लो जितना आप हैंडल ना कर पाओ। डू नॉट बाइट मोर देन यू कुड च्यू, पर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू। लास्ट सेंटेंस, च्यू योर फूड वेल, अपने खाने को अच्छे से चबा कर खाओ। और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी बजे हैं सुबह के 5:30, इसीलिए मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई है। खैर, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करी हो। इसको उन सब लर्नर्स के साथ शेयर करो जिनको लगता है कि यार इंग्लिश सीखना मुश्किल है। अगर आप इतनी आगे आ गए हो ना, सीखते सीखते प्रैक्टिस करते करते, आपने इतनी लंबी वीडियो को कंज्यूम करा है, प्रैक्टिस करी है, इसी तरह थोड़े से और दिन प्रैक्टिस कर लोगे ना यार, यूनिवर्स आपकी कोई मेहनत अपने पास रखने ही नहीं वाला है। आप बन जाओगे, बहुत अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बन जाओगे अगर आप इसी शिद्दत से प्रैक्टिस करते रहेंगे। हाँ, चलिए मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, आप भी जाएं और एक कप कॉफ़ी पिए, एंजॉय करें अपनी इवनिंग, मॉर्निंग, जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में बहुत जल्दी।